जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट चलेगा ये। तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, यानी पहले से आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये सबसे छोटा बच्चा नन्हा मुन्ना सा सवाल है। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, है ना। इसकी जो औसत ऊंचाई है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, औसत ऊंचाई 600 मीटर है। ठीक है, और इस पहाड़ियों को हम लोग दून कहते हैं। घास भी है, घास का मैदान भी दून ही होता है, एक जगह आप देखेंगे तो ये इन पहाड़ियों को दून कहा जाता है ना। उस नाम भी सुना होगा आपने, देहरादून वगैरह ऐसा करके। तो ये हिमाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी शिवालिक पहाड़ियाँ तो हिमालय पे ही होंगी, तो बाकी तो ये सब आउट हैं, तो इसलिए ऐसे भी इजी था। गुजरात में कोई पहाड़ी का मतलब ज़्यादा कोई वो रोल नहीं है। एक है अरावली पर्वत श्रृंखला, बहुत छोटा सा स्मॉल हिस्सा है, उसका शुरुआत गुजरात से होता है। बाकी मेजर जो उसका एरिया है वो आपके राजस्थान में हो जाएगा। तो जिसे हम कहते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, जो सबसे पुरानी यानी कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और सबसे नया आपका हिमालय है। तो हिमालय की तलछटी वाला जो एरिया है, नीचे वाला एरिया, वो शिवालिक होता है। बाकी आंध्र प्रदेश में तो है नल्ला मलाई वगैरह ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो नल्ला मलाई है, उसके बाद वेली कोंडा है, पाला माला कोंडा, ऐसे करके पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे। महाराष्ट्र में भी आप जानते हैं अजंता वगैरह ये हैं, सॉरी गुफाएं जो हैं वो एलोरा पहाड़ियाँ, ये सब पहाड़ियाँ पे ही हैं, कुछ हल्के फुल्के पहाड़ियाँ हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क हो गया। ज़्यादा बात नहीं करते, आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्रहिक अभियान था? ये देखिए आपका जो थंबनेल था उसका प्रश्न है, तो बेहतरीन क्वेश्चन है। कुल मिला के ऐसा क्वेश्चन है जो हिंदी में दे रखा है तो मामला फंस जाएगा। ये देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा मंगलयान। मंगलयान हो जाएगा, मंगलयान मिशन, मार्स ऑर्बिटर। यानी कि ये जो शुरू हुआ था, जब ये भेजा गया तो जो डेट था 2013 में भेजा गया था 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को भेजा गया 2013 में, और नवंबर में पहुंच जाता है। जो डेट इसका है नवंबर में पहुंचने का 24 नवंबर में। ठीक है, 24 नवंबर 2014 में वहां पे लैंड कर जाता है। तो मार्स ऑर्बिटर, ये देखिए विश्व का पहली बार में पहले प्रयास में सक्सेस होने वाला पहला, और एशिया का ऐसे ही पहला ऑर्बिटर था, अभियान था। ठीक है, बाकी आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? लॉजिकली क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा है, कुछ है नहीं इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर ऐसे सबको पता होगा, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही पृथ्वी का अपना वायुमंडल होता है ना। तो इसमें कुछ बात ही नहीं करना है। ग्रेविटी देखिए, इसमें आप देखेंगे जो पृथ्वी है और ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे आप तो वायुमंडल का दबाव कम होता जाता है, और नीचे की ओर आते हैं तो वायुमंडल का दबाव बढ़ता है ना। तो सबसे नीचे जो आपका अक्षोमंडल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वायुमंडल का दबाव होता है। नेक्स्ट, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित होता है? देखिए ये प्रेरक कौशल यानी कि कुल मिला के मोटिवेट करे या कोई भी काम करने का कार्य करे, तो वो कौन सा हिस्सा हो जाएगा? तो देखिए ये तो हिंदी में दे रखा है ललाट भाग, और तो इसका फिलहाल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ललाट भाग ही है। और कैसे देखिए मैं इसको बताऊं,
इसमें ब्रेन में जो है 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। यानी कि फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम होता है, 3 पार्ट होते हैं। ऐसे सुन लीजिए, या आप थोड़ा सा डायग्राम बना दूं तो देखिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा, है ना। ब्रेन के 3 पार्ट हो जाएंगे, जिसे पहला होता है फोर ब्रेन, यानी कि हम कहते हैं उसको अग्र मस्तिष्क। और यहाँ पे हो जाएगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब सीधा सा मतलब है मध्य मस्तिष्क। और यहाँ पे हाइंड ब्रेन होता है। तो हाइंड ब्रेन से कोई मतलब नहीं, हम अग्र मस्तिष्क में देखिए इसके 3 भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं। और ये मिड ब्रेन जो है ये कंट्रोल करता है आंख और कान पर, ठीक है, इस पे कंट्रोल करता है। और जो फोर ब्रेन होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो थैलेमस होता है, दूसरा हाइपोथैलेमस होता है, तीसरा सेरेब्रम। तो ये जो मामला है सेरेब्रम का है ना। सेरेब्रम इधर देखिए, इसमें जो होता है हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम होता है ना। तो सेरेबेलम अनुमस्तिष्क कहलाता है, तो उस पर नहीं बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और बात कर रहे हैं सेरेब्रम। और बाकी अगर देखना चाहें तो थैलेमस जो पार्ट होता है, फोर ब्रेन का थैलेमस पहला वाला पार्ट, तो वो मिड ब्रेन से बचे हुए ज्ञानेंद्रियों से बचे हुए जो बच जाते हैं उस पर कंट्रोल इसका होता है। जैसे जीभ का कंट्रोल हो जाएगा, नाक और त्वचा, इस पर पूरा मतलब हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे किसी दिन। फिलहाल इसमें मैं सेरेब्रम पे ही आता हूँ। सेरेब्रम में देखिए क्या होता है, इसमें लोब्स होते हैं, 5 लोब्स में बटा हुआ होता है। तो उसमें फ्रंटल लोब होता है, ऑक्यूपिटल होता है, पेरियोटल होता है और टेम्पोरल होता है, और उसके बाद हिप्पोकैम्पस होता है। तो इसमें क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता किसमें कहाँ होती है, तो ये बात है। तो यहाँ प्रेरक कौशल का मतलब यही हो जाएगा। तो इसका ललाट वाला भाग यानी कि अग्र फ्रंटल वाला पार्ट में इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये व्यापक है ना, जैसे सोचने समझने की क्षमता, कोई भी किसी भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है और थिंकिंग करनी है, और आपकी पर्सनालिटी, मेमोरी फॉर्मेशन, ये सब के सब फ्रंटल वाले पार्ट में होते हैं। जो जैसे हम ललाट वाला भाग ये दे रखा है सीधा ऐसा ही मोटा मोटी, ठीक है, बाकी और डीप है इसे। तो प्रेरक कौशल इसका याद रखिएगा, हिंदी का मामला है तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो फिलहाल करेक्ट आंसर ललाट भाग है। इस पे मेमोरी पे हम लोग किसी दिन पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम्स प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? प्राणी जगत के सभी में मौजूद है एंजाइम, है ना। आप सुनते होंगे एंजाइम होता है, और साथ ही साथ एंजाइम्स, जूस, और क्या होता है, कोई भी चीज प्रेरित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, हार्मोन्स, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे एंजाइम्स की बात हो रही है। तो एंजाइम्स में देखिए प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी के यानी कि कुल मिलाकर प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है, बाकी सब में पाया जाता है, यानी कि सभी में। तो देखिए इंसुलिन, इंसुलिन और क्या करता है, ब्लड में जो है शर्करा को उसको समन्वित करने का काम करता है, कंट्रोल करता है। कुल मिला के समन्वय का पूरा काम इसी का होता है। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को डायबिटीज वगैरह हो जाता है। उसके बाद पेप्सिन, पेप्सिन ने देखिए जब डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग पढ़ेंगे जब डिटेल्स में, तो फिलहाल इसमें अभी तक डिटेल्स नहीं हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा मैं बता दूं। तो ये जो है पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, यानी कि पेप्सिनोजिन में फिर पेप्टाइड बना देता है ना। तो कुल मिला के प्रोटीन का पाचन ये करता है। और रेनिन क्या करता है, वो तो आपके लार में ही पाया जाता है। तो रेनिन क्या करेगा, सॉरी टाइलिन और रेनिन, हाँ ठीक है, टाइलिन लार में पाया जाता है, ये प्रोटीन का पाचन कर देता है। तो प्रोटीन का पाचन जो एमाइलेज होता है वो वसा का पाचन करता है, और वसा का पाचन प्रोटोजोआ में नहीं होता है। जैसे आपका इसका प्रोटोजोआ के कुछ एग्जांपल्स, जैसे आपका अमीबा हो जाएगा, वो वसा का पाचन नहीं कर पाता है, इसका मतलब उसमें क्या है, एमाइलेज नहीं है, ठीक है। बाकी पेप्सिन, इंसुलिन, रेनिन ये सब होते हैं, जबकि एमाइलेज नहीं होता है। तो वसा या फैट का पाचन कौन करता है, एमाइलेज एंजाइम्स, उसकी मदद से उसका पाचन होता है। और इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो पेनक्रियाज करती है, ठीक ना, अग्नाशय। तो
चलिए ये भी पूरा पूरा बचा हुआ है। तो फिलहाल इसमें क्या हम लोग का आंसर कौन सा था भाई? एमाइलेज, ठीक है, घ वाला। प्रोटोजोआ के अलावा सारे मनुष्यों में पाया जाता है, सॉरी मनुष्य हो या कोई भी जानवर वगैरह सब में, ठीक है, सिर्फ प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर, ये बढ़िया सवाल है। तापमान बढ़ता है, वायुमंडल दाब बढ़ता है, तापमान नियत रहता है, वाष्प दाब घटता है। तो देखिए तरल पदार्थ के क्वथनांक पर, क्वथनांक जो है क्वथनांक मतलब हम कहें तो वाइलेशन कहिए, है ना, तो 100 डिग्री होता है, आप जानते हैं जल का। तो इस पे क्या क्या होता है इसमें से? तो देखिए इसमें का जो करेक्ट आंसर होगा तापमान नियत रहता है। वो मैं आपको बता दूं, आप पानी को उबालिए और अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उसमें आप पानी को बॉइल्ड करिए और बॉइल्ड करने के साथ साथ आप उसको मापिए, बॉइल्ड होने लगे तो आप उसमें मापिए 100 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा, और ज़्यादा बॉइल करिए, हीट करिए, हीट करिए, हीट करिए, फिर मापिए, देखेंगे फिर से 100 डिग्री रहेगा। लेकिन यहाँ तो बढ़ जाता है, गुप्त ऊष्मा बढ़ जाती है, जो वाष्प होता है ना, 273 केल्विन बढ़ जाता है, फिर 373 हो जाता है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है अगर हम पानी पे बात कर रहे हैं तो, जल में या किसी भी तरल पदार्थ पे, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहेगा ये, चाहे वो खत्म हो जाए बॉइल होके, समझ रहे हैं? वही कंडीशन यदि आप इसको फ्रीजिंग कर रहे हैं, यानी कि इसको फिर से इसका हिमांक आप देख रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस तब तक रहेगा जब तक वो तरल पदार्थ है, और 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस में तभी जाएगा जब वो ठोस अवस्था में जब तक ना पहुंच गया हो। तो शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, फ्रीजिंग करेंगे तब भी तरल पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच का कंडीशन एक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे सब पानी का सबसे ज़्यादा क्या होता है, घनत्व की बात कर लें तो ऐसे में, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, बाकी ये आप समझ गए होंगे तापमान नियत रहता है तो क्यों रहता है। जब तक देखिए 100 डिग्री पे बॉइल होगा, अगर वाष्प बन रहा है तो वाष्प की बात नहीं करेंगे हम लोग, तब बढ़ेगा, बॉइल होता रहे खत्म हो जाए तब तक, जब तक लिक्विड हम चेक करेंगे 100 डिग्री रहेगा। वहीं पे अगर आप फ्रीजिंग कर रहे हैं तो भी अगर लिक्विड है तो 100 डिग्री रहेगा। अगर आप फिर जब तापमान उसका घटता जाता है, कब, जब ठोस हो जाता है माइनस में, तब पहुंचेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? अच्छा, वातावरण का वह स्तर, ये देखिए ये आपका बात कर रहा है वायुमंडल की परतों से, तो ट्रोपोस्फीयर, इसका जो कि डायरेक्ट आंसर जो मैं बताऊं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में आप जानते हैं तरंगे इसमें रहती हैं या तरंगों का आवागमन होता है ना, सैटेलाइट इसी में छोड़े जाते हैं। तो वातावरण में इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंश पाए जाते हैं, तो आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में, ठीक है। बाकी मध्य मंडल में कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेटो और ट्रोपोस्फीयर में भी कोई मतलब, इधर तो ग्रेविटी ज़्यादा है यानी कि मध्य मंडल से नीचे हैं दोनों, तो उससे कोई मतलब नहीं है। और आयनोस्फीयर के बाद आपका एक्सोस्फीयर होता है यानी कि बहिर्मंडल, उसके बाद वायुमंडल धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो ये याद रखेंगे। और एक चीज़ ये भी याद रखेंगे, समताप मंडल में जैसे पूछ लिया जाता है कि वायुयान वगैरह कहाँ उड़ते हैं, तो ये याद रखेंगे और समताप मंडल में, ठीक है। और बाकी जो है क्षोभ मंडल में बरसात दुनियादारी सब उसी में होती है। चलिए आगे, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। साइंस का ठीक सा बच्चों वाला सवाल है, लेकिन बढ़िया है, अगर नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध को मापने का, विद्युत प्रतिरोध कक्षा 10 में भी आप सवाल लगा रहे होंगे, तो 1/R1 अगर समांतर है तो, है ना, 1 ऐसा करते चले जा रहे होंगे, अगर समांतर है तो R बराबर R1 + R2, तो यही तो है भाई प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा को रोकने का जो काम करे प्रतिरोध होगा, सिंपल सी बात है। जब इसका हम लोग निकाल लेते थे लास्ट में ऐसे ओम दिखाते थे, तो ओम ही तो है करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पे ख और घ नहीं है तो ओम हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। जूल ऊर्जा, कार्य इत्यादि का मात्रक होता है जूल। एम्पियर
विद्युत धारा का, और वोल्ट जो हो जाएगा विभवांतर का, है ना, विभवांतर का वोल्ट हो जाता है। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर हो जाएगा आपका जूल बटे कूलाम, जिसे हम वोल्ट कहते हैं, है ना, जूल बटे कूलाम। विभवांतर का मात्रा तो होता है जो किसके बराबर में होता है, वोल्ट के। तो इन चारों चीजों के बारे में आप समझ गए, ताप, ऊर्जा, कार्य, जूल का मात्रक है, एम्पियर, विद्युत धारा, ओम आप जानते हैं, प्रतिरोध, वोल्ट, विभवांतर। आगे, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य, आ गया कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए क्या प्रस्ताव, यानी कि प्रस्ताव क्या कहलाता है, ध्यान आकर्षित करने के लिए। ध्यान आकर्षण ऐसा कुछ नहीं, अविश्वास प्रस्ताव तो वो जब पास किया जाता है कि भैया हम इससे सहमत नहीं। जैसे अभी अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, अभी ये बिल बना है, अभी विधेयक है, एक्ट नहीं है, जब तक पारित नहीं होगा। तो कुछ लोग अविश्वास प्रस्ताव भी पारित करना चाहेंगे, कुछ मामला गड़बड़ होगा, तो ये होता है। और इसमें जो है कुल मिला के हमें ये बताना इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं होता, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है, यहाँ ना नहीं है, स्थगन प्रस्ताव। तो फिर से समझ लीजिए इसमें क्या करना है, जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर, तो वो क्या हो जाएगा, स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत ये बातें की जाती हैं। बाकी शून्यकाल भी जानते हो घंटे का होता है। तो बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट, और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट, उसके बाद आपको एक मिल जाएगा क्वेश्चन जिसका आपको आंसर बताना होगा। प्रश्न, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कर राजस्व में वृद्धि, जन वितरण प्रणाली में सुधार, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। देखिए सबसे बेहतर यही है, करेक्ट आंसर यही है, मूल्य स्थिरता बना रहे और साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सके, तो ये मौद्रिक नीति कहलाती है। करेक्ट आंसर ग। तो ये है आपके लिए प्रश्न, इसका आप जवाब देंगे, है ना, और आप यहाँ पे ए बी सी डी करके भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये क्या है, देखिए वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हो गई थी। तो ये जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है, और मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, और आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है। फिर से मैं पढ़े दे रहा हूँ, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक और लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड मेयो। तो इसमें से कौन थे, आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। 1 2 3 करके भी आप दे सकते हैं, 1 2 3 4 करके भी, कोई भी, तो कुल मिला के बात समझ में आ जानी चाहिए। तो कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो, ये भी बताइए, और उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए। और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।